3 साल का भी की भी टीआरसी मिल सकती है। टीआरसी का मतलब होता है टेम्परेरी रेजिडेंस। यहाँ पे ग्रेजुएट हुए हुए हो पोलैंड के अंदर, आपने यहाँ की किसी यूनिवर्सिटी से डिग्री। आजकल रेशो क्या चल रही है यहाँ की, तो भाई 100 में से मेरा है आज यहाँ पे चौथा दिन। 4 दिन मुझे यहाँ हो चुके हैं। एक दिन मैं वर्सावा में रहूँगा और फिर मैं चला जाऊँगा वापस। मेरी 4 दिन की जर्नी में मेरा ज़्यादातर तो टाइम यहीं पर गुजर गया काम वगैरह में। तो मैं बर्लिन में यूज़ कर रहा था ऐप, जो थी वो थी ट्रेन लाइन, जो यहाँ पे तो दिखाती नहीं है कि कौन सी ट्रेन। पोलैंड में ट्रेन सिस्टम वो नहीं दिखाती है। मैंने यू पास तो लिया नहीं है कि ना मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता था और ना ही मेरा ज़्यादातर ट्रेन से ट्रैवल करने का प्लान है। और सर्दी बहुत ज़्यादा है अभी, तो कुछ मैं कह भी नहीं सकता। ये जो जर्नी मेरी चल रही है ये बगैर ही प्लानिंग के चल रही है, तो कुछ कन्फर्म जो है कुछ भी नहीं कह सकता। तो चलें, आज मैं चाह रहा था कि एक टॉपिक जो है उसको कवर किया जाए कि पोलैंड के अंदर जो हमारे गल्फ़ कंट्रीज़ से या इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से लोग आते हैं काम करने के लिए वर्क परमिट पे, यहाँ का जो सिस्टम, मुझे मेरी अब तक की स्टडी है कि 2-4 दिनों में जो मैंने पूरा एनालिसिस किया है, पूरी रिसर्च की है, उसमें मुझे ये पता चला है कि यहाँ पे लोग कितना कमा रहे हैं। तकरीबन 6,500 रुपया कमा रहे हैं और 2,000-2,500 रुपया जो है 2,500 तक खर्चा हो रहा है। मैं बात कर रहा हूँ स्लोटी की। स्लोटी यहाँ की पोलिश करेंसी का नाम है, पोलिश लैंग्वेज यहाँ बोली जाती है और जो करेंसी है इनकी वो स्लोटी है। और तकरीबन 4 पॉइंट समथिंग का कुछ 1 यूरो बनता है मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अगर आप अंदाज़ा करो तो भाई आपका ख़र्चा, मतलब रूम, खाना, इंटरनेट, सारी चीज़ें डाल डूल के आपको महीना जो है 2,000-2,500 आपका ख़र्चा हो जाएगा। तो अगर 2,000-2,500 रुपये आपका ख़र्चा होता है तो 4,000 से ले के 6,500 तक आप कमाते हो तो कितना बचता है आपको? 4,000 बचा, मतलब 1,000 यूरो हो गया। उससे भी कम ही होता है, चलो आप 1,000 यूरो पकड़ लो। तो हाँ, एक बात ये है कि आप यहाँ आते हो, एक बार आप टीएससी लेते हो, पहली बार आपको साल की शायद मिलेगी, उसके बाद फिर 3 साल के मिलने के भी चांसेस हैं। यहाँ पे डिपेंड करता है, कोई भी चीज़ श्योर नहीं है। यहाँ पे आने के लिए आपको वर्क परमिट चाहिए होता है। वर्क परमिट कैसे मिलता है? आपको पहले जॉब ढूंढनी पड़ती है। जॉब ढूंढने के लिए आपको किसी अच्छी कंपनी में अप्लाई करना पड़ता है। जब आपको अच्छी जॉब मिल जाती है तो फिर आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपकी कंपनी अच्छी है तो आपको 3 साल का भी की भी टीआरसी मिल सकती है। टीआरसी का मतलब होता है टेम्परेरी रेजिडेंस, ठीक है? वो 1 साल का भी होता है, 3 साल का भी होता है। तो अगर आप बाहर से आ रहे हैं, किसी दूसरी कंट्री से आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको जॉब ढूंढनी पड़ेगी। फिर आपको जॉब ढूंढने के बाद इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा कॉन्सुलेट के अंदर, और जिसकी अपॉइंटमेंट है कि मुमकिन है 6 महीने 8 महीने का टाइम भी मिल सकता है, क्योंकि नॉर्मली मुझे जो देखने में आया है कि 6-8 महीने से पहले की अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मेरी अभी तक समझ में आई हैं। तो इतना आसान नहीं है यहाँ मूव होना। और यहाँ पे जो हमारे कंसल्टेंट कंपनीज़ हैं, बहुत ज़्यादा जो है फ्रॉड भी करते हैं। ये नहीं मैं कहता कि यार वहाँ पे अच्छी कंपनीज़ नहीं है या अच्छे लोग नहीं हैं या जो जेन्युइन लोग नहीं हैं, लेकिन जो भी है सोच समझ के करें। इतने थोड़े से टाइम में मैं इतनी ज़्यादा तो रिसर्च नहीं कर पाया कि कुछ आपको, मैंने कुछ लोगों से मिलने की कोशिश की, लेकिन इतने शॉर्ट टाइम पीरियड पे कोई भी मिलने को तैयार नहीं होता। फिर भी जितने लोगों से मैं मिला हूँ यहाँ पे, अपने देसी लोगों से,
या एशियन लोगों से, वो मैं इतनी इंफॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी कर सका हूँ। काफ़ी सारी यहाँ पे लोकल वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप जो जॉब्स वगैरह है वो ढूंढ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उनमें से कहीं किसी के नाम जो है वो भी इसमें ऐड कर दूँ। तो भाई सबसे अच्छा तरीका जो है यहाँ आने के लिए, अगर आप यहाँ आते हो तो दो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। एक तो आपको चाहिए होता है कि आपके पास होना चाहिए वर्क परमिट, ठीक है। वो नहीं है तो फिर दूसरा तरीका होता है कि आप यहाँ स्टूडेंट वीज़े पे आते हैं। स्टूडेंट के लिए जो होता है वो जो उनका सर्टिफिकेट होता है वो उनको अलाउ करता है यहाँ पे रहने के लिए और यहाँ पे काम करने के लिए, जब आप अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये दो तरीके होते हैं यहाँ आने के लिए। और इसके अलावा भाई जब भी आप किसी कंसल्टेंट को चूज़ करते हो तो ये चीज़ माइंड में रखो कि 4 5 6 लोगों के पास आप जाओ, जाके सबसे बात करो, डिफरेंस चेक करो, गूगल पे उनके रिव्यू चेक करो, क्या रिव्यूज़ हैं उनके, लोग किसी के साथ उन्होंने फ्रॉड तो नहीं किया हुआ। ऐसी चीज़ें जो हैं वो आपको, अगर कोई बंदा गलत है तो पता चल जाएंगे। और उसके अलावा ज़्यादा फ़ीस पे ना करें पहले, ठीक है। अगर कोई आपसे ज़्यादा पैसे मांगता है तो वो बहुत गलत कर रहा है। पहले इतनी माकूल सी फ़ीस होनी चाहिए, फिर उसके बाद जब आपका काम हो जाए आप उनको पैसे दे दें, आपका वीज़ा आ जाए तो कोई मसला नहीं है। तो मैं कई लोगों को जानता हूँ जो कंसल्टेंट्स के ज़रिए यहाँ पे आए हैं, मेरे जानने वाले हैं। तो मेरी मुलाकात तो उनसे नहीं हो सकी, लेकिन मुझे इस चीज़ का पता है। अच्छा, इसके अलावा रही सैलरी वाली बात, तो ये चीज़ अपने माइंड में रखें कि यहाँ भाई 2-3 हज़ार यूरो वाली सैलरी वाला सिस्टम नहीं है, ठीक है। ये इस बहकावे में मत आइएगा, ठीक है। आप इतने पैसे नहीं बचा सकते। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो है कि जब भी आप कोई जॉब लेते हैं, किसी वेबसाइट से भी लेते हैं या कहीं से भी लेते हैं, तो उसको स्टडी करें कि वो सैलरी जो आपको वहाँ मेंशन की गई है वो टैक्स पे करने के बाद है या टैक्स पे करने के अलावा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी सैलरी 4,000 है, ठीक है। इसमें से 40, 30, 60% मुझे इस चीज़ का कंफर्म नहीं है कि क्या हिसाब होता है हर कंट्री के हिसाब से। तो आपकी जो वो सैलरी है वो टैक्स पे करने के बाद है या टैक्स पे करने से पहले है, ये भी वहाँ मेंशन होता है। तो ये भी डबल चेक कर लें जब भी आप कोई भी कदम उठाते हैं, तो उसको चेक करें। स्टूडेंट वीज़ाज़ के लिए भाई बहुत इजी है आना। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करके ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी ढूंढ सकते हैं और आ सकते हैं यहाँ पे आके अपनी स्टडी। इसके लिए आपको कंसल्टेंट्स की ज़रूरत नहीं रहती है, जहाँ तक मैंने रिसर्च किया है। कोशिश करूँगा कोई स्टूडेंट मिले तो मैं उससे डिटेल बात करके आपको बता दूँगा या दिखा भी दूँगा अगर वो कैमरे में आना चाहें तो। इसके अलावा यहाँ आने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि कोई आपका रिश्तेदार, अज़ीज़, दोस्त, कोई जानने वाला यहाँ पे हो और वो अपनी कंपनी में अपने एम्प्लॉयर से बात करके आपके लिए वर्क परमिट अरेंज करवा दे तो दैट विल बी ग्रेट। ये सबसे सेफ रास्ता होता है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप लोग यहाँ पे ना आओ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप जो भी करो सोच समझ के करो, ताकि आपका ना टाइम ज़ाया हो ना पैसे ज़ाया हो। क्योंकि मैं कंफ्यूज हूँ यहाँ पे। कुछ लोग कहते हैं कि 3-4 महीने में वर्क परमिट मिल जाता है, कुछ लोग कहते हैं 6-7-8 महीने भी लग जाते हैं। तो मैं इस बारे में कोई ऑथेंटिक बात नहीं कर सकता क्योंकि मैं यहाँ रहता नहीं हूँ। तो मैं वही बताऊँगा जो मेरी रिसर्च है, उसके अलावा तो मैं आपको इस बारे में कुछ नहीं बता सकता। तो भाई एक सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँ कि जो सीज़नल होते हैं वर्क परमिट, मतलब आप यहाँ आते हो फल फ्रूट तोड़ने के लिए, मशरूम काटने के लिए, या स्ट्रॉबेरी का सीज़न होता है, एप्पल का सीज़न होता है, मतलब कोई भी सीज़नल वर्क परमिट जो होता है वो कुछ महीनों का या 6 महीने का लगा लो आप या 3 महीने का लगा लो, उस पर पहले नंबर पे तो आपको वीज़ा मिलने वाला नहीं है। इन केस आप आ भी जाते हो यहाँ आके, वो अगर रिन्यू नहीं होता तो आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो भाई एक चीज़ का आप माइंड में रखो, कोई भी शॉर्ट टर्म आपको वर्क परमिट मिलता है उसको एक्सेप्ट मत करो। कोई भी है कम से कम 1 साल का तो होना चाहिए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, डिपेंड करता है कंपनी पे और जॉब पे। तो इस
जो सीजनल मामला मैंने आपको बताया समझाया, इससे भी बचें। पहले नंबर पे तो आपको इस पे वीज़ा ही नहीं मिलेगा। आप मुझे ये बताएं, जो वीज़ा ऑफिसर है, क्या उसको नहीं समझ आ रही कि एक बंदा 3 महीने के लिए वहाँ फल फ्रूट तोड़ने जा रहा है? कॉमन सेंस होती है यार। आप इसको थोड़ा सा, कोई भी मामला होता है ना, उसको थोड़ा स्टडी भी किया करो। मैंने बहुत हवा सुनी थी, मैं शायद इस कंट्री में ना आता, लेकिन मेरी तबीयत ही नहीं बहाल। आप तब भी देख रहे हो ज़ुकाम लगा हुआ है, फ्लू है, तो फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी आपके लिए मालूमात इकट्ठी करके आपको ट्रांसफ़र कर सकूँ, आपके किसी काम आ सके, तो मेरे लिए ये खुशी की बात है। तो एक तो चीज़ ये हो गई। तो दूसरी बात ये हो जाती है भाई कि जब भी कोई पोलिश कंपनी जो है आपके लिए वर्क परमिट अप्लाई करती है, तो वो ये साबित करती है कि आप उनको उस स्किल के लिए यहाँ पे कोई बंदा नहीं मिल रहा है, तो इसलिए उन्होंने आपके लिए वो वर्क परमिट अप्लाई किया है, क्योंकि उन्हें यहाँ साबित करना पड़ता है। तो इसलिए जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करें, तो ये माइंड में रखें कि कुछ स्किल जॉब होनी चाहिए। स्किल जॉब से मुराद ये होगी कि आप किसी इंडियन रेस्टोरेंट में, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में, या किसी अलग कुजीन में, या किसी और फील्ड में जो स्किल्ड हो, कि जिसके अंदर चांसेस हों कि आपको वर्क परमिट भी मिल जाएगा और वीज़ा भी इशू हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो चीज़ ये होगी। दूसरे नंबर पे जो वर्क परमिट इशू होता है, उसके अंदर आपने क्या देखना है? सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि उसमें आपकी सैलरी मेंशन है। मिनिमम जो वेजेस है यहाँ पे वो 3400 स्लॉटी है, जो यहाँ की करेंसी को कहा जाता है। चीज़ तो ये हो गई। उसके बाद उस कंपनी का नाम जिसने आपको वो इशू किया है, उसके बाद उसका जो लाइसेंस नंबर होता है, पता नहीं उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, वो मेंशन होता है। उसके अलावा उसका एड्रेस मेंशन होता है। उसके अलावा ये होता है कि आपको अकोमोडेशन कंपनी प्रोवाइड करेगी या आप खुद से लोगे, ये चीज़ हो गई। उसके अलावा ये होता है कि खाना आपका है या उनका है, मतलब जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं। इसके अलावा आपका नाम, पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये तो वैसे ही होनी ही है ना, ये तो ज़रूरी चीज़ें। तो मेरे ख्याल में मेरा स्टेशन आने वाला है। अच्छा, एक चीज़ और है कि हमने कैसे चेक करना है कि आपका जो वर्क परमिट है वो ओरिजिनल है या फेक है। वो इस तरह से कि आप उसको गूगल ट्रांसलेट करो। अगर तो उसमें कोई एडिटिंग हुई हुई है तो स्पेलिंग की मिस्टेक आएगी और आप सही से उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऑलरेडी किसी ने छेड़छाड़ की हुई है। ठीक है, और उसके अलावा उस पर गवर्नमेंट की, यहाँ की पोलिश गवर्नमेंट की स्टैंप होनी चाहिए। ठीक है, जो रेड कलर की होती है मेरे ख्याल में, चले जिस कलर की भी होती है लेकिन होनी चाहिए। और वो गूगल में प्रॉपर ट्रांसलेट होना चाहिए। या फिर कोई आपका जानने वाला है यहाँ पे पोलैंड में, तो आप उसको भेजेंगे, यार इसको ज़रा चेक करवा दे, या कोई लॉयर आपका जानने वाला है उसको भेज के चेक करवा सकते हैं। तो ये 2-4 रास्ते होते हैं इसको चेक करने के लिए। अच्छा, मैं बेसिक सैलरी की बात कर रहा था, जो 3400-500 बेसिक होती है। अगर आपकी सैलरी उससे ज़्यादा है, फॉर एग्ज़ाम्पल अच्छी जॉब है जिसमें आपकी सैलरी 20,000, 15,000, 10,000 जो यहाँ की स्लॉटीज़ है वो है, तो आपका वीज़ा आसानी से लग जाएगा, कोई मसला ही नहीं है। बड़ी जॉब के लिए किसी बड़ी आईटी कंपनी में या किसी बड़े बैंक में, या ऐसी काइंड ऑफ जॉब जो होती है, वो उसमें आपको बड़ी आसानी से वीज़ा मिल जाएगा। एक बात मेरी हमेशा याद रखें, आपका वीज़ा रिजेक्ट होना या फिर आपका डिपोर्ट होना, वो आपके रिकॉर्ड को ख़राब कर सकता है। ठीक है, मेरे केस में मैं 2 बार रिफ्यूज़ हुआ हूँ। ठीक है, तो क्या है, इनको पता नहीं है? इनको पता है, लेकिन फ़ाइल जितनी ज़्यादा बेहतर होगी, जितना ज़्यादा आप उसको सही रखेंगे उतना बेहतर है। आप इस साइड पे जाएंगे, क्योंकि उनका एक सिस्टम है, उसके अंदर आपका नाम, आपकी हर चीज़ ऐड हो जाती है मेरे ख्याल में, जहाँ तक मेरी रिसर्च है। नॉर्मली इस केस में जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो या वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हो, ना कि विज़िट वीज़े के लिए, तो ये चीज़ें हो गई। तो भाई एक चीज़ और, कि आपको एक बार किसी कंपनी का वर्क परमिट मिल गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ आके जॉब चेंज कर सकते हो। आप जब यहाँ आ गए तो आपको उसी कंपनी में काम करना पड़ेगा जिसका आपको वर्क परमिट मिला है, जिसका नाम आपकी
वर्क परमिट के ऊपर लिखा हुआ है। ये नहीं कि आप उसको छोड़ के दूसरी जगह पे जा सकते हो, छोड़ सकते हो आप, लेकिन इसके लिए आपके पास नया वर्क परमिट अलग से होना चाहिए, नई कंपनी की जॉब होनी चाहिए, फिर ही आप उसके लिए टीआरसी के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा एक चीज़ और है कि आजकल रेशो क्या चल रही है यहाँ की, तो भाई 100 में से 10-12 लोगों को वीज़ा मिल रहा है और बाकी 88% को नहीं मिल रहा है। तो ये रेशो बनती है इस वक्त। क्यों? क्योंकि बेलारूस और यूक्रेन से बहुत सारे लोग यहाँ पे आ चुके हैं जिनको वीज़े की ज़रूरत नहीं थी, तो वो जो यहाँ पे कमी थी वो उन लोगों ने पूरी कर दी हुई है। सीजनल जॉब तो वैसे ही नहीं रही है, ठीक है, लेकिन और भी कोई स्किल जॉब है तो उसमें भी चांसेस काफ़ी कम हो चुके हैं। तो ये सिचुएशन है यहाँ की, ये हालात है यहाँ के। तो कोई भी फैसला करने से पहले अच्छी तरह सोच समझ के फैसला करिएगा। और इसके मुकाबले पे अगर आप यहाँ पे ग्रेजुएट हुए हो पोलैंड के अंदर, आपने यहाँ की किसी यूनिवर्सिटी से डिग्री ली हुई है, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। आप कभी भी कोई जॉब ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी कोई जॉब छोड़ सकते हो, कभी भी कोई दूसरी जॉब ले सकते हो। इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, क्योंकि वो डिग्री आपको ये अलाउ करती है क्योंकि आप यहाँ से पढ़े हुए हो, तो उसकी बेस पे आप ये काम कर सकते हो। लेकिन वर्क परमिट पे ऐसे नहीं कर सकते। अच्छा, तो एक सबसे ज़रूरी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ टूरिस्ट वीज़ा पे आते हो, विज़िट वीज़ा पे आते हो, शेंजन वीज़ा पे आते हो, तो आप आके यहाँ पे वर्क परमिट अप्लाई नहीं कर सकते, आप अपने लिए जॉब नहीं ढूंढ सकते। ये कभी होता था यहाँ पे कई सालों पहले, अब नहीं होता है। पहले लोग ऐसा करते थे, लेकिन अब अगर आप यहाँ पे आके विज़िट वीज़े पे अपने लिए लीगल जॉब ढूंढते हो तो इट्स नॉट पॉसिबल एनी मोर इन पोलैंड। अब यहाँ पे आके ये नहीं कर सकते। तो ये तो आप अपने दिमाग से छोड़ ही निकाल ही दो। और सबसे एंड जो ज़रूरी चीज़ है वो ये कि आपको यहाँ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, मैं इसके बारे में। तो भाई अगर आप ये सोचते हो कि आप यहाँ आके बहुत सारे पैसे कमा लोगे या बचा लोगे तो वो पॉसिबल है। अच्छी गाड़ी, अच्छी लाइफ, दूसरे वेस्ट इंडीज़ की तरह यहाँ पे नहीं है। और दूसरा यहाँ पे साल में 9 महीने तो बहुत ज़्यादा ठंड है, और जो 3 महीने यहाँ पे गर्मी का मौसम होता है उसमें भी 20-22 टेम्परेचर रहता है, उसमें भी ठंड लगती है। और लोग यहाँ के इतनी आसानी से आपको अपने करीब नहीं आने देंगे। आप ये कह सकते हो कि ज़रा रूखे किस्म के लोग हैं। इनके करीब आने के लिए सबसे पहले आपको पोलिश लैंग्वेज आनी चाहिए, सोच लो। और यहाँ पे मूव होना, और दूसरा ये सोचना कि आपको आते किसी से शादी कर लोगे, पासपोर्ट मिल जाएगा। भाई यहाँ टीआरसी के लिए लोग 3-3, 4-4, 8-8 महीने वेट करते हैं पासपोर्ट का। तो ये आपने डिसाइड करना है, आपने आना है यहाँ कि नहीं आना है। मैंने जो मुझे पता चला मैंने वो आपको बता दिया। बहुत सारी चीज़ें शायद छूट भी गई हैं जो मुझे आपको बतानी चाहिए। अगर पता चलेगा तो ज़रूर बताऊँगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।